हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड वी विल सी हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड इन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। बहुत ही इजी टॉपिक है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखिएगा। आई एम श्योर आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहे, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी जहाँ पे मैंने कंप्लीट एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी डिस्कस किए हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए मलिक ट्यूटोरियल, आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। बिफोर डिस्कसिंग द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। मार्केट होता क्या है? अगर आप एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल को पूछोगे जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो वो कहेगा मार्केट किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को कहेंगे। ओके, बट इकोनॉमिक्स में मार्केट का एक स्पेशल मीनिंग होता है। इट डज नॉट रेफर्स टू एनी जियोग्राफिकल एरिया। ये किसी जियोग्राफिकल एरिया को नहीं कहते हैं जहाँ पे गुड्स सोल्ड एंड परचेज किया जाता है, बट मार्केट एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है दैट ब्रिंग्स द बायर एंड सेलर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जो कि बायर्स एंड सेलर्स को एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में लाता है फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। ओके, द सिस्टम कुड सिंपली बी एन इलेक्ट्रॉनिक मेल और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। और ये जो सिस्टम है, ये जो अरेंजमेंट है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिजिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भी हो सकता है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी हो सकता है। सिर्फ एक मोटिव होना चाहिए, ब्रिंग बायर्स एंड सेलर्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जो कि बायर्स एंड सेलर्स को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाए फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। तो दिस इज कॉल्ड मार्केट। नाउ वी विल सी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ मार्केट: perfect competition, monopolistic competition and oligopoly। हम इन चार फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, परफेक्ट कंपटीशन। नाउ परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट होती है जहां पे बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, लेकिन जो सेलर्स होते हैं वो एक होमोजीनियस मतलब एक जैसा प्रोडक्ट को बेचते हैं और इसकी प्राइस जो डिटरमाइन होती है वो डिपेंड करती है मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मींस जो प्राइस है कॉमोडिटी की वो डिपेंड करेगा सप्लाई एंड डिमांड पे, कितनी ज़्यादा सप्लाई है और कितनी ज़्यादा डिमांड है। लेकिन मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड की बात हो रही है। ओके, जो एक इंडिविजुअल है उसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इंडिविजुअल बायर हो या सेलर हो, दोनों का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा मार्केट प्राइस कंट्रोल के ऊपर, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सो अगर एक इंडिविजुअल जो बायर है वो डिमांड कम करे या एक इंडिविजुअल सेलर जो है सप्लाई कम करे, उससे प्राइस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। पहला इसका मेन फीचर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स आर सेलर। परफेक्ट कंपटीशन में जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं या नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और अगर उनमें से कोई एक फर्म या कोई एक सेलर अपनी सप्लाई को कम करेगा, उससे जो प्राइस है ओके उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे फर्म्स, बहुत सारे बायर्स हैं जो कि सप्लाई कर रहे हैं। ओके, जो मार्केट की टोटल सप्लाई है उस पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। सो जो इंडिविजुअल फर्म है उसका कोई भी कंट्रोल प्राइसेस के ऊपर नहीं रहेगा। सो अगर हम ये कहेंगे कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, मतलब प्राइस लेने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्केट में प्रिवेल, जो मार्केट में प्राइस है उसी को उनको लेना पड़ेगा, अपनी प्राइस वो नहीं बना सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। नाउ अब हम आते हैं सेकंड फीचर पे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। नाउ जिस तरह लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, इसी तरह से परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं। मीन्स बहुत सारे लोग खरीदने वाले होते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंगली लाइक एन इंडिविजुअल फर्म, जिस तरह से हमने ऊपर पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल फर्म
के सप्लाई कम करने की वजह से मार्केट सप्लाई पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से एक इंडिविजुअल बायर से मार्केट पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा अगर वो अपनी डिमांड को कम करेगा। सो सिमिलरली इंडिविजुअल बायर का कोई भी इन्फ्लुएंस प्राइस ऑफ ए कमोडिटी पे नहीं रहेगा। सो इन दिस केस जो इंडिविजुअल होगा वो भी क्या होगा, प्राइस टेकर होगा। बोथ केसेस में चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, दोनों के दोनों क्या है, प्राइस टेकर है इन परफेक्ट कंपटीशन। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर कौन होता है, तो ठीक है उसमें दोनों होते हैं, चाहे वो सेलर हो या चाहे वो बायर हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट बेचा जाता है वो होमोजीनियस होता है, एक जैसा होता है। An important conclusion can be drawn from this feature. It is the buyer will have no reason to prefer the product of one seller to the product of another seller. ठीक है, जो बायर होता है उसको पूरा नॉलेज होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हर एक शॉप पे या हर एक जो बायर है वो सेम बेच रहा है, ठीक है, उसको फुल उसके बारे में नॉलेज होता है। दस जो प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट है थ्रू आउट द मार्केट वो बिल्कुल सेम रहती है, बिकॉज होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एक जैसा प्रोडक्ट बेचा जाता है, इसलिए वहां पे प्राइस का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। प्राइस कहीं पे भी कोई भी बायर उस पर चार्ज नहीं कर सकता है, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। एक और इससे ये फीचर निकलता है कि सेलिंग कास्ट इसमें इंकर्ड नहीं होती है। सेलिंग कास्ट क्या होती है? सेलिंग कास्ट होती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो कास्ट लगती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सारे बायर्स एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, इसलिए हमारे पास सेलिंग कास्ट की भी जरूरत नहीं होती है। कभी कभार इसको भी पूछा जाता है क्या हमें सेलिंग कास्ट की जरूरत होती है परफेक्ट कंपटीशन में? आपने लिखना है बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद परफेक्ट नॉलेज, जो कि मैंने अभी बताया कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, हर जगह एक ही प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब जो ये हुआ कि जो बायर्स और सेलर दोनों फुल अवेयर होंगे अबाउट द प्रोडक्ट। कोई ये कह नहीं सकता है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट अच्छे ब्रांड का है, बिकॉज बिल्कुल होमोजीनियस प्रोडक्ट हर एक जगह में बेचा जाता है। उसके बाद आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वो फ्री, वहां पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है फर्म का। चाहे फर्म्स एंटर कर सकती है, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है, चाहे फर्म एग्जिट करना चाहे तो उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम चेक्स। जो परफेक्ट कंपटीशन है वहां पे हर एक बायर, हर एक फर्म जो है इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, जितना मर्जी है वो क्वांटिटी को बेच सकते हैं एट अ गिवन प्राइसेस पे। उसके बाद परफेक्ट मोबिलिटी, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इन परफेक्ट कंपटीशन में वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर हम उनको इजीली ले सकते हैं, इसलिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो उस इंडस्ट्री में मूव करते हैं जहां उनको ज्यादा मुआवजा मिलता है, ज्यादा रिम्यूनरेशन मिलता है। उसके बाद लास्ट वाला फीचर इसका है नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। सिंस एक ही प्राइस प्रिवेल कर रही है पूरी मार्केट में, तो वहां पे कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कास्ट नहीं होगा। तो ये थे हमारे पास फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब हम इसकी प्राइस के ऊपर बात करेंगे, इसकी डिमांड करो कैसी होती है। नाउ जो डिमांड करो होती है परफेक्ट कंपटीशन में वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, बिकॉज परफेक्टली इलास्टिक एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे प्राइस कांस्टेंट रहती है और जो क्वांटिटी होती है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। जिस तरह यहाँ पे प्राइस, अब हमने अभी पढ़ा कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। चाहे एक फर्म यहाँ पे इतनी क्वांटिटी बेचे, जितनी उसको मर्जी क्वांटिटी है वो उतनी बेच सकता है, सिर्फ प्राइस जो है कांस्टेंट रहेगा। अगर वो प्राइस को कम करना चाहता है, ठीक है, अगर वो प्राइस को कम करेगा तो उसको अननेसेसरी लॉस होगा। ओके, इसी तरह से अगर वो ज्यादा प्राइस को करेगा तो उसकी जो सप्लाई है, उसकी जो डिमांड उसके ऊपर आएगी वो कम आएगी, उससे जो बायर्स है वो कम खरीदेंगे, बिकॉज उनको पता है कि जो प्रोडक्ट है ये होमोजीनियस है, इसमें कोई क्वालिटी में कहीं पे भी कोई फर्क नहीं है, सारे बायर्स जो है एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। सो इन परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे आप मोनोपोली पे। मोनोपोली होता क्या है? इट इज अ सिचुएशन ऑफ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट पे जहां पे सिर्फ एक ही सेलर हो और जो वो प्रोडक्ट बेच रहा हो उसका कोई भी क्लोज्ड सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं हो। जैसे हमारे पास एग्जांपल है,
वन फर्म डीलिंग इन द सेल्स ऑफ कुकिंग गैस। जैसे आपके टाउन में जो कुकिंग गैस है वो बेच रहा है सिर्फ एक ही फर्म और उसका कोई भी नहीं है, बिकॉज कुकिंग गैस का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम वन एजेंसी, एक एजेंसी आपके टाउन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। इसी तरह से हम रेलवे की बात करें तो रेलवे जो है कंट्रोल करता है इंडिया गवर्नमेंट, और यहाँ पे मोनोपोली है इंडिया गवर्नमेंट की। सो हम ये कह सकते हैं दिस इज द सिचुएशन ऑफ मार्केट where there is a single, mono means single, okay, and poly means control. There is a single seller या single control on the production of commodity. जो प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी है वो एक सिंगल प्रोड्यूसर प्रिपेयर कर रहा है। हेंस मोनोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर ऑफ अ कमोडिटी। सिर्फ एक जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस कर रहा है कमोडिटी का, और जो कमोडिटी है उसका कोई भी क्लोज्ड सब्सटीट्यूट नहीं है। क्लोज्ड सब्सटीट्यूट का मतलब यह हुआ कि उस प्रोडक्ट की जगह पे हम कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से पेप्सी एंड कोका कोला आपस में क्लोज्ड सब्सटीट्यूट हैं। ओके, नाउ अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली। वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। जैसे हमने अभी पढ़ा कि मोनोपोली एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट होती है जहां पे हमारे पास एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, ही मे बी अलोन और मे बी ग्रुप ऑफ पार्टनर्स। ये आपको याद रखना है, वो एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पार्टनर्स भी हो सकता है या जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। ओके, दस देयर इज ओनली वन फर्म अंडर मोनोपोली। जो फर्म है वो सिर्फ एक ही होगी। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। जो मोनोपोली होती है वहां पे रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा, वहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, चाहे तुम एंटर करो एग्जिट करो, लेकिन यहां पे रिस्ट्रिक्शन होता है एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। अगर हम मोनोपोली की बात करें, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इनटू द मोनोपोली। ये क्यों होता है? जनरली देयर आर पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जब हम कोई नई चीज़ प्रिपेयर करते हैं फिर हमें उसका राइट मिलता है कि उस चीज़ को कोई और कॉपी ना करे, उसको कहते हैं पेटेंट राइट्स। ठीक है, जनरली या तो पेटेंट राइट्स ग्रांट किए होते हैं कि हमारे पास वो चीज़ है, अब उसको कोई और नहीं बना सकता है जब तक ना हमारी परमिशन हो, या मोनोपोली फर्म्स हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और ओवर द रॉ मटेरियल। या जो मोनोपोली है उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल है टेक्नोलॉजी पे, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पे, या जो रॉ मटेरियल जरूरत है उसके पर उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल है। तो इस वजह से रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। उसके बाद जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है जिस चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है। जैसे बल्क कैरियर बाई रेलवे, अगर आपको बहुत सारा सामान लाना है तो आपको बाय ट्रेन ही लाना पड़ेगा, बिकॉज जितना सामान ट्रेन उठा सकती है उतना कोई भी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं उठा सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस। अब मोनोपोली एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट होती है जहां पे सिर्फ एक प्रोडक्ट वो प्रोड्यूसर प्रिपेयर कर रहा है और उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। हेंस ही हैज अ फुल कंट्रोल ओवर द प्राइसेस। वट एवर प्राइसेस ही विश ही कैन फिक्स। जो प्राइसेस उसको अच्छे लगे वो उसको फिक्स कर सकता है। उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली का। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है जहां तक मुझे लगता है। मेनी टाइम्स अ मोनोपोलिस्ट चेंज डिफरेंट प्राइसेस फॉर अ डिफरेंट कंज्यूमर। जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है प्रोड्यूसर की, सेलर की मोनोपोली में, जहां पे वो डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेलवे में विमेन के लिए अलग प्राइसेस लगते हैं, जो फौजी होते हैं उनके लिए अलग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए अलग प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, जो रेलवे के एम्प्लॉय हैं उनके लिए अलग प्राइसेस चार्ज किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्राइसेस चार्ज करें, तो दिस इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोली। नाउ जितने भी हमने फीचर्स पढ़े उनको हम इस डेफिनेशन में कंक्लूड कर सकते हैं मोनोपोली में कि मोनोपोली एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट होती है जहां पे एक सिंगल सेलर या सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ ए कमोडिटी होता है और जो वो कमोडिटी है उसका कोई भी क्लोज्ड सब्सटीट्यूट नहीं होता है। ओके, और देयर आर लीगल, टेक्निकल और नेचुरल बैरियर्स इनटू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। और वहां पे एग्जिस्ट करें लीगल, टेक्निकल या नेचुरल बैरियर्स कि कोई भी फर्म्स उस मोनोपोली मार्केट में एंटर ना कर सके। ओके, अ मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस। एक मोनोपोलिस्ट को एक कंप्लीट कंट्रोल होता है प्राइसेस के ऊपर, एंड
ही कैन ऑल्सो प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और वो अगर चाहे तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, तो डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करेगा। नाउ अब हम पढ़ेंगे डिमांड कर्व फॉर अ मोनोपोली फर्म। नाउ देखिए, जो मोनोपोलिस्ट होता है उसको फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मोनोपोलिस्ट जब चाहे प्राइस चेंज कर सकता है, जैसी प्राइस चाहे वैसी चेंज नहीं कर सकता है। वंस द मोनोपोलिस्ट फिक्स द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, एक बार जब वो अपनी कमोडिटी की प्राइसेस को फिक्स करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल एंटायरली डिपेंड अपॉन द बायर्स। उसके बाद जितनी भी क्वांटिटी डिमांड है वो डिपेंड करेगी अब बायर पे। इफ बायर फील्स द प्राइस इज हाई, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लो। अगर बायर को ये लगे कि प्राइसेस काफ़ी हाई है तो क्वांटिटी डिमांड जो है लो हो जाएगी, और इसी तरह से अगर बायर को ये लगे कि प्राइसेस कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल लेंगे रेलवे की। अब रेलवे का कोई क्लोज्ड सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, बट बसेस जो है नियर अबाउट उसका सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोनोपोली है इंडिया गवर्नमेंट की रेलवे में, लेकिन अगर वो प्राइसेस काफ़ी हाई चार्ज करेंगे तो जो लोग हैं वो मूव करेंगे बसेस की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाया है कि पी और क्यू। पी पे जो मोनोपोलिस्ट था उसने प्राइसेस फिक्स की थी, ओके, तो जो कंज्यूमर था उस वक्त जो क्वांटिटी डिमांड था वो क्यू था। उसके बाद उसने क्या किया, प्राइसेस को कम कर दिया P1 की तरफ, तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। इसलिए जो डिमांड कर्व होती है मोनोपोली की वो इस तरह से होती है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। नाउ अब हम देखेंगे कि जो मोनोपोली मार्केट होता है ये स्ट्रक्चर अराइज होता कैसा है, मोनोपोली होती कैसी है। गवर्नमेंट लाइसेंसिंग या गवर्नमेंट कंट्रोल, या तो जो गवर्नमेंट है वो लाइसेंस ग्रांट करेगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन को कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगी, या गवर्नमेंट खुद ही उसका कंट्रोल है जैसे रेलवे के अंदर है। ओके, दूसरा हमारे पास है पेटेंट राइट्स। जब कोई न्यू प्रोडक्ट बनाता है तो वो उसका पेटेंट राइट सिक्योर करेगा। ठीक है, जैसे हमने कोई फीचर बनाया, मोबाइल के अंदर फीचर बनाया, जैसे एंड्रॉयड था तो एंड्रॉयड वालों के पास उसका पेटेंट रहता है। अब कोई भी उसको बना नहीं सकता जब तक ना उनकी परमिशन लेगी, तो पेटेंट राइट से भी मोनोपोली का स्ट्रक्चर अराइज हो सकता है। उसके बाद आता है कर्टल्स। इसको अच्छे से समझिएगा। कर्टल्स क्या होता है, ये एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है बाय ग्रुप ऑफ फर्म्स। बहुत सारी ग्रुप ऑफ फर्म्स जिनको पहले आपस में कंपटीशन था वो इकट्ठी हो जाती हैं और वो एक माहिदा करती हैं, एक एग्रीमेंट करती है आपस में कि हम जो है आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे। वो एक फिक्स करते हैं प्राइस को कि हम ये प्राइस चार्ज करेंगे, तो उस वजह से उनका पूरा मोनोपोली होता है, कंट्रोल हो जाता है कि वो जो चाहे प्राइसेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेंगे मोबाइल फ़ोन्स की, सिम की, ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन की अगर एग्जांपल लें, जैसे जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, अगर ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं ये मिल जाएंगी तो इनकी जो मोनोपोली हो जाएगी। ओके, तो फिर जो हम कुछ नहीं कर सकते, हर एक में एक ही रिचार्ज पड़ेगा, काफ़ी महंगे पड़ेंगे सारे के सारे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तब जो है उनकी क्या हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी। उसके बाद है नेचुरल अकोरेंस। कभी कभार मोनोपोली बाय नेचर भी अकर हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, द ओनली सिपरिंग वाटर इन आइलैंड। किसी आइलैंड में हो पे वहाँ पे एक ही जो है सिपरिंग है, एक ही चश्मा है और उसके ऊपर किसी एक पर्सन का कंट्रोल है, तो वहाँ पे जो होगी वो नेचुरल अकरेंस हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर आर मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट होती है जहां पे बहुत सारे बायर्स होते हैं और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। बट इसका जो मेन जो फीचर है वो ये है कि जो वो प्रोडक्ट जो सेलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो जो है थोड़ा डिफरेंट होता है एक दूसरे से। जितनी भी फर्म्स है वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट्स। दस देयर आर मेनी सेलर्स सेलिंग अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा वो जनरली प्रोमोटेड होगी थ्रू ट्रेडमार्क और ब्रांड। वो जो प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे वो किस बेस पे होंगे, वो या तो ट्रेडमार्क या ब्रांड के नाम पे। जिस तरह से हमारे पास एग्जांपल है टूथपेस्ट की, ठीक है, जितनी फर्म्स हैं सारी की सारी एक ही चीज प्रोडक्ट बना रही है, टूथपेस्ट, ओके, बट ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड किसी का नाम कोलगेट है, क्लोजअप है और पेप्सोडेंट है, हर के अलग अलग जो प्रोडक्ट डिफरेंट्स हैं। ठीक है, सो मोनोपोलिस्ट कंपटीशन इंक्लूड्स द फीचर ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभार ये पूछा जाता है कि कौन सी फर्म में दोनों फीचर्स पाए जाते हैं, मोनोपोली के भी और मोनोपोलिस्ट इसके परफेक्ट कंपटीशन के, तो वो हमारे पास है मोनोपोलिस्ट कंपटीशन। इसमें जो है दोनों फीचर्स होते हैं, मोनोपोली के भी और
परफेक्ट कंपटीशन के। वो कैसे होते हैं? सबसे पहला फीचर ये हुआ कि इसमें बहुत सारे बायर्स और सेलर्स है, तो ये फीचर हमारे पास है परफेक्ट कंपटीशन का। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है वो आपस में डिफरेंट है, तो जो मोनोपोलिस्ट है उसका थोड़ा कंट्रोल हो जाता है प्राइसेस पे, और वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है अपने प्रोडक्ट की। जैसे आपने देखा होगा कॉलगेट है, क्लोजअप है या पेप्सोडेंट है, हर एक के अलग अलग जो है प्राइसेस हैं। या आपने सोप में देखा होगा लक्स है या डेटॉल है, हर एक के अलग अलग प्राइसेस चार्ज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जो है कॉलगेट 10 रुपीज़ का मिलेगा और क्लोजअप आपको 50 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ का मिलेगा, ऐसा नहीं होता। पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइसेस होता है, थोड़ा सा कंट्रोल होता है प्राइसेस पे। तो यहाँ पे भी ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मोनोपोलिस्ट में फुल कंट्रोल नहीं होता बल्कि पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइसेस है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आप इसके फीचर्स पे। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी फॉर्म्स ऑफ मार्केट होती है यहाँ पे बायर्स एंड सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और जो फर्म है उसका एक लिमिटेड शेयर होता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बहुत सारे सेलर्स होते हैं, ठीक है। तो जो सेलर है उसका जो है एक लिमिटेड शेयर ऑफ द मार्केट होता है। उसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है प्रोडक्ट डिफरेंटेशन, जो कि मैंने आपको बोला कि जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। किसके बेस पे? ऑन द बेस ऑफ ट्रेडमार्क हो या ब्रांड हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया टूथपेस्ट, क्लोजअप, या आप साबुन के ले सकते हो, लक्स है, डेटॉल है, ठीक है, और बहुत सारी साबुन है। तो ये क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंटेशन। और यहाँ पे इसको क्या होती है? सेलिंग कास्ट इंकर करनी पड़ती है, बिकॉज प्रोडक्ट डिफरेंट है, सो ईच फर्म हैज टू स्पेंड अ लॉट इन एडवर्टाइजमेंट। अगर अब कोई फर्म अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है तो उसको जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट जैसे न्यूज़पेपर है या सिनेमा या जनरल, या आपने यूट्यूब पे देखा होगा बहुत सारी एड्स आती हैं। सो अगर आपको पूछा जाए कि सेलिंग कास्ट किस फर्म में होती है तो आपने लिखना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कास्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे पास कर्व होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, इसका स्लोप भी क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है, ठीक है। पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइसेस लीड्स टू द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, जो कि थोड़ा सा पार्शियल कंट्रोल होता है प्राइसेस का, उस वजह से हमारे पास जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जो कर्व होती है वो डाउनवर्ड होती है। लेकिन आपने देखा ये जो डिमांड कर्व है ये थोड़ी स्टीप है, ठीक है, सॉरी ये थोड़ी फ्लैट है। और जो हमने अभी जो पीछे हमने पढ़ा था मोनोपोली जो मैं पढ़ा था वहाँ पे जो डिमांड कर्व थी वो काफ़ी स्टीप थी। तो उस वाली डिमांड कर्व में और इसमें ये फ़र्क है कि वो काफ़ी स्टीप थी, वो इस वजह से थी क्योंकि वहाँ पे फुल कंट्रोल ओवर प्राइसेस था, ओके। और यहाँ पे जो थोड़ा पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइसेस था, वहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था वो काफ़ी कम था, इलास्टिक उतना ज़्यादा डिमांड नहीं था। लेकिन यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अगर फॉर एग्जांपल कोलगेट या किसी और की बात करेंगे, जैसे कोलगेट है उसने अपनी प्राइसेस बहुत हाई कर दी, तो हमारे पास जो बायर्स हैं वो अपनी शिफ्ट कर देंगे, अपनी जो प्रोडक्शन है वो अपना जो खरीदना चाहते थे वो कोलगेट, लेकिन उसकी प्राइसेस काफ़ी हाई होगी तो वो शिफ्ट करेंगे और वो कोई दूसरा ब्रांड खरीदेंगे। इसलिए हमारे पास जो कर्व होती है वो थोड़ी फ्लैट होती है, और जितनी कर्व फ्लैट होगी उतनी वो ज़्यादा परफेक्टली इलास्टिक होती है। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा वहाँ पे बिल्कुल फ्लैट होती है, वहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट इलास्टिक होती है। और जितनी जो कर्व है वो स्टीप होगी, ठीक है, वर्टिकल की तरफ होगी, जैसे हमने पढ़ा था ऐसे, तो ये वाला जो है परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। ओके गाइस, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आप फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फीचर नंबर 5, नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। अब ये नॉन प्राइस कंपटीशन प्राइस होता क्या है? नॉन प्राइस कंपटीशन एक ऐसी मार्केट स्ट्रैटेजी होती है जिसको फर्म अडॉप्ट करती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर, अपना मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कोका कोला और पेप्सी में दोनों की दोनों प्राइसेस सेम है, लेकिन वो अपनी एडवर्टाइजमेंट अपनी पब्लिसिटी के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोक स्टूडियो, तो उनने वो क्यों खोला है? कोक स्टूडियो आपने देखा होगा वहाँ पे गाने गाए जाते हैं, वो उनने इसलिए खोला ताकि वो अपनी पब्लिसिटी करें। तो नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब ये हुआ कि प्राइसेस के ऊपर कोई भी कंपटीशन नहीं है, बट पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपनी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। यहाँ पे भी फुल फ्रीडम होती है, चाहे जो फर्म है वो आना चाहे, ठीक है, या लीव करना चाहे, तो वहाँ पे भी फ्रीडम होती है। बट यहाँ पे भी एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होती है।
फर्म्स आर फ्री टू एंटर द इंडस्ट्री और लिव इट, ठीक है, बिल्कुल फ्री होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यू फर्म्स मे नॉट हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एंट्री इनटू द इंडस्ट्री, लेकिन जो नई फर्म्स एंटर होना चाहती है इंडस्ट्री में वो फुली उनका फ्रीडम नहीं है। क्यों नहीं है? ऑन द बेसिस ऑफ पेटेंट, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वहाँ पे बहुत सारी जो फर्म्स हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का पेटेंट करा के रखा होगा, इसलिए उनको थोड़ा डिफिकल्टी होगी। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया वुडलैंड की, तो वुडलैंड ब्रांड शूज़ है, ठीक है, तो उसका जैसा आप शूज़ प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, तो ड्यू टू पेटेंट्स थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होती है फर्म को एंटर होने में। उसके बाद है लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी। नाउ यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये परफेक्टली मोबाइल नहीं होते, परफेक्टली इनको हम जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले सकते जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में होता था। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इसका फीचर है लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है यहाँ पे जो बायर्स हैं इनको परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है चीज़ के बारे में। यहाँ पे जो सेलर ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा पब्लिसिटी करेगा उसी की चीज़ लेंगे। जो बायर्स हैं उनको पता नहीं है कि सच्ची में जो हमें ऐड में दिखाया जाता है ये सारे फीचर इसके अंदर हैं या नहीं है। जो कंज्यूमर है उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। ओरिजिनल प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है ये कुछ पता नहीं होता है। सो लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ओलिगोपोली की। ओलिगोपोली होता क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर फ्यू बिग फर्म्स। ये ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट होती है जहाँ पे कुछ फर्म्स होती हैं लेकिन उनका साइज जो है काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स फॉर कमोडिटी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फर्म्स होती है उनका शेयर काफ़ी बड़ा होता है। प्राइस एंड आउटपुट decision of one firms significantly impacts the price and output decision of the rival firms in the market। यहाँ पे एक important feature ये है कि since जो number of sellers हैं वो कम होते हैं, few होते हैं, इस वजह से price and output decision एक firm का काफ़ी ज़्यादा impact करता है rival firms पे, ठीक है। Accordingly, there is a high degree of interdependency among the competing firm। So इस वजह से आपस में एक दूसरे के ऊपर interdependency काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। Price and output policy of one firms, जो price and output policy एक firm की है वो डिपेंड करती है price and output policy of the other firms, ठीक है। This type of competition is called cutthroat competition, और इस competition को हम कहेंगे कट थ्रोट कंपटीशन, जहां पे काफ़ी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी हो, प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी एक फर्म की काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो दूसरे पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ली है, देयर आर फ्यू कार प्रोड्यूसर्स इन द इंडियन ऑटो मार्केट। इंडिया में देखेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जो कार प्रोडक्शन है वो फ्यू फर्म्स हैं, जैसे टोयोटा है, फोर्ड है, GM है, ऑडी है, BMW एंड वोल्क्सवैगन्स हैं। ये सम वेल नोन ब्रांड्स हैं। अब ईच जिनमें से जितने भी ब्रांड हैं इनका काफ़ी ज़्यादा शेयर है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब अगर इनमें से कोई एक, जैसे टोयोटा है, अपनी प्राइसेस या आउटपुट पॉलिसी जैसे प्राइसेस को कम करेगा, अब टोयोटा के जैसे कोई दूसरा जैसे फोर्ड वैसी गाड़ियाँ प्रिपेयर कर रहा है तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो दिस इज कॉल्ड ओलिगोपोली। नाउ अब हम इसके फीचर्स के ऊपर बात करेंगे। स्मॉल नंबर ऑफ बिग फर्म्स, जो नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं, सॉरी जो नंबर ऑफ बायर्स नहीं बल्कि नंबर ऑफ सेलर्स या नंबर ऑफ फर्म्स है वो स्मॉल है, बट उनका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है। पूरे मार्केट को उनने डोमिनेट करके रखा होता है। ईच फर्म्स कमांड अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द मार्केट, काफ़ी बड़ा बड़ा शेयर होता है हर एक मार्केट का, इसलिए वो एंजॉय करती हैं पार्शल कंट्रोल ओवर द प्राइस। जो मार्केट है वो कंट्रोल करती है पार्शल, ना कि फुल कंट्रोल। अब आपने देखा होगा कि पार्शल कंट्रोल ओवर प्राइस ओलिगोपोली में भी होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है, ओके। और ये जो पार्शल कंट्रोल और प्राइस ये किस बेस पे होता है? ऑन द बेस ऑफ ब्रांड एंड लॉयल्टी, ठीक है। जैसे जो फोर्ड है या टोयोटा वाले हैं वो अपना अपना थोड़ा थोड़ा प्राइस में डिफरेंस होगा तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उनकी डिमांड पे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ओलिगोपोली का वो है हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। जो ओलिगोपोली है इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी होती है एक दूसरी फर्म पे, बिकॉज नंबर ऑफ जो सेलर्स हैं वो काफ़ी कम होते हैं, नंबर ऑफ फर्म्स काफ़ी कम होते हैं, इसलिए प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ वन फर्म सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ द अदर फर्म्स, ठीक है। जो प्रोड्यूसर है मे नॉट बी विलिंग टू रेज द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट,
जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस अपने प्रोडक्ट को इंक्रीज नहीं कर सकता, बिकॉज उसको ये डर रहेगा कि मेरी जो राइवल फर्म्स हैं वो अपनी प्राइस नहीं इंक्रीज करेगा, उस वजह से बायर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे राइवल फर्म्स की तरफ से। इसी तरह से फर्म जो है अपनी प्राइस कम भी नहीं करना चाहेगी, बिकॉज उसको ये डर रहेगा कि जो मेरी राइवल फर्म्स है वो जितनी मैं प्राइस कम करूंगा उससे भी ज़्यादा कम करें, उस वजह से मेरे बायर से वो शिफ्ट हो जाएं। ओके, तो ये था हमारे पास हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द डिमांड करो। ये एक इंपॉर्टेंट इसका फीचर है कि ओलिगोपोली में हम डिमांड करो को डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन फर्म्स डिमांड करो अंडर ओलिगोपोली बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट चेंज इन क्वांटिटी व्हेन प्राइस चेंजेस। बिकॉज हम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं जब एक फर्म प्राइस को चेंज करेगी क्या दूसरी फर्म भी प्राइस को चेंज करेगी। अगर एक फर्म प्राइस कम कर रही है क्या जो दूसरी फर्म है वो भी प्राइस कम कर रही है। ओके, ये ऐसे डिपेंड करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक जो फर्म है उसने अपनी प्राइसेस को कम कर दिया, ओके, और दूसरी फर्म ने भी अपनी प्राइसेस को कम कर दिया, तो जो डिमांड है उसके ऊपर हम इफेक्ट ही नहीं देख सकते हैं कि क्या होगा डिमांड के ऊपर। ओके, या एक जो फर्म है उसने प्राइस को इंक्रीज करा, अब हमें पता नहीं है कि जो सामने वाले जो राइवल फर्म है क्या वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो ऑन द बेसिस हम डिमांड एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि क्या डिमांड पे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक जो फर्म है जब वो अपनी प्राइसेस को चेंज करेंगे उस वजह से डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा हम इसको नहीं बता सकते, जब तक ना हम दोनों फर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों फर्म्स का क्या रहा, एक्शन क्या रहा, क्या दोनों फर्म्स ने प्राइस को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। लेकिन एक सिंगल फर्म के बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि जब एक सिंगल फर्म अपनी प्राइस को चेंज करेगी क्या डिमांड भी चेंज होगी। फॉर्मेशन ऑफ कैटल्स विद अ व्यू टू अवॉइड कंपटीशन फर्म्स में फॉर्म अ कैटल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कार्टेल क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है अपॉन फर्म्स में जहाँ पे वो एक प्राइस फिक्स करती हैं और अपना आउटपुट भी फिक्स करती हैं, कितनी आपने प्रोडक्शन करनी है, कितनी प्राइसेस रहेगी, ठीक है। तो उस वजह से क्या करते हैं वो एक फुल कंट्रोल करते हैं, यानी कि एक मोनोपोली बनाते हैं। और परफेक्ट का जो ओलिगोपोली है यहाँ पे भी जो फर्म्स है वो ऐसा करती हैं। जैसा आपने देखा होगा कि आमतौर पर जो प्राइस होती है गाड़ी की लगभग सेम होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो जो है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कर्टल्स होती है। और इस टाइप ऑफ ओलिगोपोली को कहते हैं कोलिसिव ओलिगोपोली। नाउ ओलिगोपोली दो टाइप की होती है, एक होती है कोलिसिव ओलिगोपोली जहाँ पे कार्टेल फॉर्मेशन हो, ओके, और एक होती है नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली जहाँ पे कार्टेल फॉर्मेशन नहीं हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एंट्री बैरियर्स। देयर आर वेरियस बैरियर्स टू एंटर अप द न्यू फर्म्स। यहाँ पे भी बहुत सारे बैरियर्स हैं, एक फर्म्स जो है बिल्कुल फ्री नहीं है एंटर होने के लिए। दीज बैरियर्स आर क्रिएटेड लार्जली थ्रू पेटेंट राइट्स। यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो पेटेंट राइट्स हो सकते हैं। जो गाड़ी मैंने बनाई उसका मेरे पास पेटेंट राइट्स है, जब तक मैं परमिशन दूंगा तब तक दूसरा कोई भी गाड़ी नहीं बना सकता है। बिकॉज ऑफ दीज बैरियर्स द एग्जिस्टिंग फर्म्स आर नॉट मच वर्रीड अबाउट द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द मार्केट। इस वजह से जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो ज़्यादा वर्रीड नहीं है, उनको ज़्यादा चिंता नहीं है कि कोई नई फर्म मार्केट के अंदर आएगी। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट वाला जो सिक्स्थ वाला इसका फीचर है वो है नॉन प्राइस कंपटीशन। यहाँ पे भी जिस तरह से इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता था, इसी तरह से ओलिगोपोली में भी होता है कि नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। कि ओलिगोपोली में भी बहुत सारी फर्म्स जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम रहती हैं, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी के थ्रू प्रमोट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कोका कोला एंड पेप्सी दोनों की प्राइसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन वो बहुत सारी गेम्स को स्पॉन्सर करते हैं, बहुत सारे फंक्शन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा IPL वीवो उनको स्पॉन्सर करता था। वो क्यों स्पॉन्सर करता था? ताकि वो उसकी पब्लिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन प्राइस कंपटीशन। दिस इज आल्सो अ फीचर ऑफ ओलिगोपोली। नाउ अब मैंने यहाँ पे इकट्ठा इनको फीचर्स इकट्ठे करके लिखा है। पीछे जो मैंने बताया 4 फर्म्स के बारे में उनको मैंने यहाँ पे कलेक्टिवली लिखा। जैसे मैंने पहला यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ बायर्स, यहाँ पे मैंने लिखा परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में भी बहुत सारे होते हैं, और जो मोनोपोली होती है वहाँ पे एक ही सेलर होता है, और जो ओलिगोपोली होती है वहाँ पे स्मॉल सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं। इसके बारे में प्रोडक्ट कैसा होता है? परफेक्ट कंपटीशन में एक होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, ओके। मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट डिफरेंटेशन होता है, मीन्स प्रोडक्ट जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रोडक्ट डिफरेंटेशन जो मोनोपोली होती है वहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंट प्रोडक्ट होता है,
उसका कोई भी क्लोज्ड सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। उसके बाद जो ओलिगोपोली होती है वहाँ पे होमोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है। अगर ओलिगोपोली में होमोजीनियस हो तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट ओलिगोपोली। अगर वहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंटेशन हो तो उसको कहते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। इस तरह से प्राइसेस ये भी देखिएगा आप। और यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया है जो मैंने पीछे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहाँ यहाँ पे मैंने इकट्ठे इनको लिखा है, इनको अच्छे से आप पढ़िएगा, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट एक फर्म अर्न करती है, ये नहीं कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो एवरेज कास्ट के इक्वल होता है, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक भी कंपटीशन में भी एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जाता है, यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो एवरेज कास्ट के इक्वल होता है। लेकिन मोनोपोली में जो है सुपर एक्स्ट्रा नॉर्मल या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जाता है। जो एवरेज रेवेन्यू होता है जो हम इकट्ठा करते हैं वो कम होता है, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एवरेज कास्ट, ठीक है। इसी तरह से ओलिगोपोली में भी एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया जाता है बिकॉज ड्यू टू पेटेंट राइट्स एंड कर्टल्स। जो वो कर्टल्स आपस में बनाते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, उसके ऊपर उसकी वजह से उनका जो प्राइस के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, उस वजह से जो ओलिगोपोली है वो भी एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मोनोपोलिस्टिक है वो कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है, मोनोपोली कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है, और जो ओलिगोपोली है वो कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।